कई दिनों से मिनिमम पेंशन बजट में बढ़ने की खबरें चल रही हैं, इसलिए जैसे जैसे बजट पेश करने की तारीख निकट आ रही है, पेंशनरों में उत्सुकता बढ़ रही है कि पेंशन बढ़ेगी कि नहीं, अगर बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, डीए का क्या होगा। एनएसी की टीमें कई दिनों से अंदरूनी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही हैं। जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको वास्तविकता बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। साथ ही हायर पेंशन की एप्लीकेशन एकाएक किस आधार पर रिजेक्ट की जा रही हैं, कोई विरोध भी नहीं हो रहा है, इस पर भी बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पेंशन टेंशन फोरम के इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद 4/11/2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद पिछले 2 वर्षों से हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ का ड्रामा चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पेंशनरों ने महीनों अपने ऑफिसों, साइबर कैफ़ों, ईपीएफओ के कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद अपने अपने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे। अब उन्हें एक बार में ही रिजेक्ट किया जा रहा है। वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब ईपीएफओ ने अपना पहला सर्कुलर निकाला तभी अनेक जानकारों ने स्पष्ट कर दिया था कि इसमें ऐसी कंडीशन लगाई गई हैं कि अधिकांश लोगों की एप्लीकेशन बाद में अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगी। चैनल के द्वारा भी पहले कई तथ्यों के साथ कुछ वीडियो में इसकी आशंका जताई गई थी, जबकि उन कंडीशन पर आरटीआई से सूचना मिली तो पता चला कि पैरा 26(6) की परमिशन और पैरा 11(3) के अनुसार जॉइंट ऑप्शन फॉर्म पहले कभी भरे ही नहीं गए थे। एक बात गौर करने वाली है कि सैलरी की सीलिंग से ऊपर जो कटौती होती है उस अधिक धनराशि को आपके पेंशन फंड में जमा नहीं किया जाता है बल्कि पीएफ में डाला जाता है। रिटायरमेंट के वक्त उसे वापस कर दिया जाता है। अब आज की स्थिति में जिनकी ज़्यादा कटौती हुई उनके पीएफ में भी नील बैलेंस है और जिनकी कम कटौती हुई उनके खाते में भी नील है। यानी हायर पेंशन के लिए दोनों को ही ईपीएफओ में पैसा जमा करना होगा, तो फिर दोनों में भेदभाव क्यों? इतने सालों तक केस लड़ने वाले चुप क्यों बैठे हैं? विरोध क्यों नहीं हो रहा? यह अलग बात है कि अधिकांश लोग ईपीएफओ में पैसा जमा कर हायर पेंशन लेने के इच्छुक नहीं हैं, पर यह उनका अधिकार है कि वो मना करें कि हम पैसा जमा नहीं करेंगे और ना ही हायर पेंशन लेंगे। पर ईपीएफओ को क्या अधिकार है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करे? इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आप भी ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपने पेंशन के लिए दी गई एप्लीकेशन का स्टेटस ये स्टेप फॉलो कर देख सकते हैं। पीपीओ या फिर यूएन नंबर डालने पर ओटीपी आएगा, उसे एंटर करें और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिख जाएगा। संभवतः रिजेक्ट ही होगा। अब बात मिनिमम पेंशन की करते हैं। आपको पहले ही बताया गया था कि कमांडर साहब का निर्देश है कि बजट आने तक चुप ना बैठा जाए, सभाएं करने, सांसदों से मिलने का क्रम जारी रहे और वो निरंतर हो भी रहा है। देश के कोने कोने में छोटी बड़ी सभाएं होकर पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अमरावती से भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात कराकर पेंशनरों का समर्थन हासिल किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस जी से मुलाकात कर पेंशनरों की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्यक्रम ड्यू था। सांसद महोदय ने पेंशन बढ़ोतरी के लिए इसी माह प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को पत्र लिखे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की, इसको जानने के लिए कमांडर साहब ने राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी से आग्रह किया। राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र काबिज डांगे जी के सहयोग से सांसद अनिल बोंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से महासचिव रजावत जी, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, महाराष्ट्र के सचिव अशोक टेम्बरे जी की मुलाकात कराई। फडणवीस जी ने बताया कि पेंशन के मैटर के संबंध में वो पहले ही केंद्रीय स्तर पर बात कर चुके हैं। आपका काम होना चाहिए। फिर भी मैं आज ही दिल्ली जा रहा हूँ, मैं स्वयं बात करूँगा और संभव हुआ तो प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करूँगा। अभी तक जो संकेत मिले हैं उनके अनुसार तो पेंशन के संबंध में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि जब बजट आएगा तो उसमें यह घोषणा की जाएगी
कि EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 की जा रही है, पर NSE की टीम ने कई जानकारों से इस संबंध में जानकारी जुटाई। उनके अनुसार बजट में सीधे सीधे पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा व्यावहारिक नहीं है। बजट में ये घोषणा हो सकती है कि EPS 95 के लिए कितना बजट बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 पेंशन हेतु 1.16% की दर से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में अंशदान दिया जाता है। वर्ष 23-24 में 9,500 करोड़ के लगभग कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार से मिला था। अब यह कितना बढ़ेगा, यह बजट में बताया जा सकता है। अब जो EPFO ने प्लान कर रखा होगा उसके लिए शेष धनराशि EPFO अपने पास से जुटाएगा और उसके आधार पर प्रस्ताव CBT में पास कराकर मिनिमम पेंशन कितनी होगी इसकी घोषणा कर सकता है। कुछ माह पूर्व NSE की टीम ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसमें बताया गया था कि EPFO अपने फंड से कुछ देने का प्रस्ताव भेजता ही नहीं है। पेंशन बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सरकार से ही मांग करता है और पेंशन फंड का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट न करने से उसमें सही तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 20 दिसंबर के श्रम मंत्री के साथ बैठक में NSE चीफ कमांडर अशोक राव जी ने पेंशन बढ़ाने में कई सुझाव दिए थे। उसमें यह भी था कि केंद्र सरकार जब UPS में 18.5% कंट्रीब्यूशन कर सकती है तो EPS में 1.16 से बढ़ाकर 8.33 कर सकती है। इसके अतिरिक्त EPFO को पेंशन फंड पर जो 58,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है उसमें से 15,000 करोड़ रुपए ही पेंशन प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो इस ब्याज में से भी धनराशि पेंशन बढ़ाने के काम में लाई जा सकती है। इसलिए बजट में डायरेक्ट पेंशन बढ़ने की घोषणा की संभावना कम है, पर एक लाइन जरूर आनी चाहिए कि EPS 95 में सरकार का कंट्रीब्यूशन 9,500 करोड़ से बढ़ाकर इतना किया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही EPFO पेंशन निर्धारण की आगे की कार्रवाई शुरू कर सकता है। यह सकारात्मक पहलू है। सप्लीमेंट्री बजट भी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पेंशनरों को तत्काल फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा। वैसे 20 दिसंबर को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने श्रम मंत्रालय और EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग में NSE के राष्ट्रीय नेताओं से साफ साफ कहा था कि पूरा प्रयास कर पेंशन बढ़ाने का काम करूंगा, पर अभी यह नहीं बताऊंगा कि कितनी बढ़ेगी क्योंकि आप लोग बाहर जाकर मीडिया को बता देंगे। उस पर कमांडर साहब और NSE की पूरी टीम ने कहा था कि पेंशन हमारी मांग के अनुसार ही बढ़नी चाहिए क्योंकि 7,500 की मांग हम पिछले 8 वर्षों से कर रहे हैं। साथ ही महंगाई भत्ता भी जोड़ना जरूरी है। अब देखना है श्रम मंत्री अपना वादा निभाते हैं कि नहीं। हायर पेंशन के मैटर में EPFO जो चाले चल रहा है और पेंशनरों को बेवकूफ़ बना रहा है उससे सभी सशंकित हैं। आप भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।